नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। 7 महीने की ऊंचाई पर बाजार, निफ्टी 18,100 के पार। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी। आईटी, फार्मा, पावर स्टॉक्स में खरीदारी। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर बंद। अक्टूबर में मिलीजुली रही ऑटो कंपनियों की बिक्री। मारुति ने बेची अनुमान से कम गाड़ियां। सेमीकंडक्टर की कमी का उत्पादन पर पड़ा असर। बजाज ऑटो की बिक्री घटी लेकिन रही एस्टीमेट से ज्यादा। टाटा मोटर्स की बिक्री भी रही उम्मीद से कम। अक्टूबर में टैक्स से जोरदार कमाई। जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हुआ। इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बीजेपी का बड़ा हमला। जेल में सुविधा देने के लिए सुकेश चंद्रशेखर से 50 करोड़ रुपए वसूली का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़ा इस सीजन का रिकॉर्ड। 551 AQI के साथ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। पंजाब में नहीं थम रहा पराली जलाने का सिलसिला। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मोरबी अपडेट के साथ। गुजरात के मोरबी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तक 170 लोग का रेस्क्यू किया गया है। एनडीआरएफ के साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और इनकी कोशिश हर एक जिंदगी को बचाने की है। इंडियन नेवी और एनडीआरएफ के डीप डाइवर्स हैं जो सर्च ऑपरेशन में लगे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और अभी तक की जानकारी के हिसाब से 135 मौतें हुई हैं। लापता अभी भी 2 लोग हैं। अस्पताल में 17 घायलों का इलाज चल रहा है और मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की मदद गुजरात सरकार से और केंद्र सरकार से 2 लाख रुपए की मदद दी गई है। सुनिए गुजरात के आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है। और अब ले लेते हैं अपडेट। सांथिया गोरा हमारे साथ मौजूद हैं और मोरबी में मौजूद भी हैं। तो सांथिया, पहले तो ये बताइए कि अभी तक के क्या हालात हैं, चल क्या रहा है मोरबी में, क्योंकि प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन भी अभी भी चालू है, तो अब तक का पूरा अपडेट है क्या? देखिए, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये जो हिस्सा हम आपको शहर का दिखा रहे हैं, यहाँ पे गुजरात पुलिस, मोरबी पुलिस मौजूद है और यहाँ से बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में प्रधानमंत्री जी का काफिला भी निकलेगा। अब बात करते हैं क्या चल रहा है। जैसा कि आपने ठीक कहा कि 135 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और अभी भी गुमशुदा लोगों की तलाश जारी है। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन जो यहाँ के निवासी हैं उनका कहना है कि दरअसल ये जो संख्या है ये कम है, इससे और कई ज़्यादा लोग हैं जो फिलहाल गुमशुदा हैं। अब देखिए, दूसरी चीज़ की बात करें तो वो कि एक एफआईआर दायर की गई, एक एसआईटी बनाई गई और एसआईटी ने करीब 9 लोगों को गिरफ्तार किया। अब जिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से वो लोग हैं जिनका जो टिकट काटने वाला एक शख्स है, टिकट चेक करने वाला एक शख्स है, 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। सवाल ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मोरबी का जो कह रहा है कि जी हमें पता ही नहीं था कि ये ब्रिज मरम्मत के बाद, रिनोवेशन के बाद रीओपन हो गया है, यानी कि दोबारा फिर से शुरू हो गया है आम जनता के लिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से अभी तक किसी का बयान एसआईटी ने नहीं लिया है। आज सुबह ही सीएनबीसी ने एसआईटी के जो मुखिया हैं उनसे बात करी। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि अभी तक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से किसी का बयान नहीं लिया गया है। कुछ दस्तावेज ज़रूर मंगाए गए हैं ताकि ये समझा जा सके कि कॉन्ट्रैक्ट दरअसल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, क्या क्या चीज़ें होनी थी। अब देखिए, लूप होल्स भी समझने होंगे। लूप होल्स इसमें सबसे ज़्यादा ये हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि काफिला जो है प्रधानमंत्री का यहाँ से निकलता हुआ आप देख सकते हैं। अब काफिले की गाड़ियाँ एक के बाद यहाँ से निकलती हुई। अब देखिए, लूप होल्स की जो हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुद हमसे बातचीत में ये कहा है, उनके अधिकारियों ने, कि कोई फिटनेस सर्टिफिकेट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से दिया ही नहीं गया था। दूसरी बात ये कि जो एक इंस्पेक्शन होना चाहिए मरम्मत का, रिनोवेशन के टाइम पे, वो इंस्पेक्शन नहीं हुआ, यानी कि मुआयना नहीं हुआ। उसके अलावा एक
गो अहेड या ग्रीन सिग्नल जो दिया जाता है या अनुमति दी जाती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ब्रिज को या इस तरह की किसी भी चीज़ को, अगर इस किस्से की बात करें तो ब्रिज को फिर से दोबारा शुरू करने के लिए, तो वो अनुमति भी नहीं दी गई थी। अब सवाल ये है कि मोरबी बहुत छोटी सी जगह है, ब्रिज के रीओपन होने की खबरें पूरी तरह लोकल मीडिया में, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, सब जगह पे छाई हुई थी। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस जो कि महज 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है, उन्हें कैसे पता नहीं चला कि 4 दिन तक ये ब्रिज जारी रहा और 5वें दिन पर यह हादसा हुआ। तो ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। अब इन सवालों के जवाब क्या SIT ढूंढ पाएगी, और क्या सच में जो लोग जिम्मेदार हैं इस हादसे के लिए, 135 मौतों के लिए, क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, ये तो अब SIT के इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा। फिलहाल बचाव, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो लापरवाही तो होगी है, जैसे शांतिया बता भी रही हैं। और इनफैक्ट अगर आप रविवार को इस पुल हादसे के बाद जो पुलिस ने भी शुरुआती जांच की है, उसमें भी हर लेवल पर जो लापरवाही है वो सामने आई है। शुरुआती जांच के मुताबिक नगर पालिका और कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में मेंटेनेंस को लेकर कोई क्लैरिटी ही नहीं थी। ब्रिज पर एक साथ कितने लोग को जाने की परमिशन है, इसका भी कोई प्लानिंग नहीं थी। जिन्हें पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई, उन्हें मेंटेनेंस का अनुभव नहीं था। तो काफी सारे लूप होल्स इस पूरे इंसिडेंट में सामने आते हुए दिख रहे हैं। केतन भी हमारे साथ मौजूद है, केतन जोशी, और अपडेट्स के साथ। तो केतन, जैसे शांतिया ने भी बताया कि सवाल काफी सारे उठ रहे हैं और अब तक जो डिटेल सामने आई है उससे एक चीज तो क्लियर है कि लापरवाही तो हुई है और हर लेवल पर वो लापरवाही हुई है। बिल्कुल, देखिए लापरवाही की बात उठी है तो अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि जो ये ब्रिज बना, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया तो क्या क्या क्षतियाँ उसमें रह गई होगी। ये एक हम टेक्निकल एस्पेक्ट से जानते हैं और हमारे साथ मौजूद है वत्सल पटेल साहब, जो कि प्रेसिडेंट है गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर। पटेल साहब, ये बताइए कि ये मोरबी का जो हादसा हुआ है, आपने कई सारे ब्रिजेस की डिज़ाइन तैयार की होगी, ब्रिजेस को अप्रूवल दी होगी, क्या मेन क्षति रह गई जो ये कोलैप्स हो गया, क्या क्या नेग्लिजेंसी बरती गई होगी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें 3 मेजर गलतियां हुई होगी। सबसे पहली गलती ये थी कि जो प्राइवेट पार्टी ने ये ब्रिज को बनाने का जिम्मेदारी लिया है, उन्होंने ब्रिज कंप्लीट होने के बाद उसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और उसको यूज़ करने के लिए जो लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है वहाँ से परमिशन लेनी चाहिए थी। उन लोगों ने ये, जब दिवाली जैसे त्यौहार आ रहा है तो उसकी जल्दी में उन लोगों ने ये फॉर्मेलिटी को या जो भी बोलो उसको ज़रूरियात, एक्चुअली तो जब इतनी सारी सेफ्टी का सवाल है तो वो फॉर्मेलिटीज़ किए बिना ही उन लोगों ने पब्लिक के लिए इसको ओपन कर दिया। दूसरा कि जब ये ब्रिज 100 ईयर्स से ज़्यादा पुराना था, उसको उन लोगों ने रिस्टोर किया तो उन लोगों ने वो पुराने टाइम पे जो इतना लोड कैरिंग कैपेसिटी था उसी के हिसाब से किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब तो कितना उसका जो कैरिंग कैपेसिटी था वो चीज़ भी उन लोगों को वहाँ लिखना चाहिए कि भाई ये 100 लोगों से ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे हम लिफ्ट में लिखते हैं कि ये 6 लोगों के लिए है या 20 लोगों के लिए है, तो ऐसा एक बोर्ड होना चाहिए जो पढ़ के भी पब्लिक को मालूम पड़े कि इतने सारे लोगों को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। दूसरा कि टिकट था तो भी वो लोग टिकट से कंट्रोल कर सकते थे कि इतनी सारी टिकट 200-300 लोगों की टिकट उन लोगों ने काट दी, जब बोल रहे हैं कि 100 लोगों की जा सकने की कैपेसिटी थी। तो ये 2 चीज़ उनकी तरफ से बहुत बड़ी मेरे हिसाब से गलती है। लोकल जो डेवलपर है या जिसने इसको मेंटेनेंस का काम लिया उसकी वजह से। दूसरा कि ये सब जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कोई स्पेसिफिक लोडिंग के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उससे ज़्यादा लोडिंग अगर उसके ऊपर आपने डाल दिया तो डेफिनेटली उसके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, वो कभी ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जाता है या कभी इस तरह टूट भी जाते हैं। दूसरा है कि ये जो हैंगिंग ब्रिज है, पर्टिकुलरली वो हैंगिंग ब्रिज की एक खासियत होती है कि उसके ऊपर से इवन वहाँ से अगर आप लोगों ने आर्मी को भी चलाया तो भी वो टाइम पे हम बोलते हैं कि भाई उस टाइम पे उसके ऊपर कदम ताल नहीं करना चाहिए, रैंडमली चलना चाहिए। जब इतने सारे लोग वहाँ चले और वहाँ पार्टी जैसा माहौल कर दिया और उसके ऊपर जैसे सब जो रोप है उसको पकड़ के खींच रहे थे, उसको हिला रहे थे, मतलब हैंगिंग पुल है तो उसको पूरा झूला की तरह कर रहे थे। तो वो सब चीज़ से उसमें बहुत सारे रिजोल्यूशंस क्रिएट हुए और वो रिजोल्यूशंस के लिए ऑब्वियसली ऐसे स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना तय हो गया।
बिल्कुल, तो जी। आपने सुना कि जो एक्सपर्ट कर रहे हैं कि कई सारी क्षति यहाँ रह गई है। प्रधानमंत्री अब वहाँ पहुँचने वाले हैं, शायद उनके सामने ये रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और एसआईटी की रिपोर्ट भी 3 दिन के बाद आएगी, तो ये सारी चीज़ें साफ हो जाएगी। जी चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले मोरबी के सिविल अस्पताल की रंगाई पुताई हुई है। दीवारों और छत के कुछ हिस्सों को दोबारा पेंट किया गया है और नए वाटर कूलर लगाए गए हैं। वार्ड में बिस्तरों की चादरें भी बदली गई हैं। वहीं इस पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने इसे त्रासदी का इवेंट बाजी करार दिया। और दिल्ली की पॉलिटिक्स में एक बार फिर से खलबली मच गई है। इस बार आम आदमी पार्टी पर वसूली का आरोप लगा है। 200 करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाया है। और सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें सुकेश ने आरोप लगाया है कि वो सत्येंद्र जैन को 2015 से जानते थे। जैन ने दक्षिण भारत में पार्टी में अहम पद देने का वादा किया था, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। सुकेश का आरोप है कि उनकी 2019 में सत्येंद्र जैन और उनकी सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। जेल में सुरक्षा देने के लिए उन पर हर महीने 2 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी देने का दबाव बनाया गया। सुकेश का यह भी आरोप है कि उसने आप नेता को 10 करोड़ रुपए बतौर प्रोटेक्शन मनी दिया। सुकेश के आरोपों को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है और बीजेपी ने आप को वसूली पार्टी बताया है। ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर। और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके एक्सटॉर्शन, जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार किया है। केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी ठगी के आरोपी पर विश्वास करती है। बीजेपी मोरबी के हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है और सारे चैनल अब बस सुकेश चंद्रशेखर और सत्येंद्र जैन की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब इससे ज़्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। और दिल्ली में वसूली के आरोपों पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और दिल्ली में प्रदूषण पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ संवाददाता रोहन सिंह मौजूद है। रोहन सिंह, क्या स्थिति है फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण की, कैसे हालात हैं? जी बिल्कुल जहरीली हो चुकी है दिल्ली की आबो हवा और इस वक्त अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ये हजार्डस की कैटेगरी में फिलहाल आ रहा है, जो कि पहले भी मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया था कि 1 नवंबर से हजार्डस कंडीशन में आ जाएगा, यानी बहुत खतरनाक है ये। और जो आमतौर पर इसके साथ एडवाइजरी जारी की जाती है, ये उसमें लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाता है। ये सबसे पीक वाला लेवल है। अधिकतर जगहों पर दिल्ली की अगर हम बात करें तो कहीं 450, कहीं 500, कहीं 500 से 550 के लगभग भी कई जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया जा रहा है, खासतौर पर बवाना या फिर नरेला या फिर अगर हम वजीरपुर की बात करें, यहाँ सबसे ज़्यादा हवा पॉल्यूटेड है। और मौसम विभाग की अगर माने तो अगले 15 दिन और यही स्थिति रहने वाली है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ है और जो खासतौर पर पंजाब में जो पराली जलाने की घटनाएं हो रही हैं वो इस वक्त हवा का डायरेक्शन इसी तरफ है। तो अभी आने वाले दिनों में, आने वाले 15 दिनों में कम से कम दिल्ली वासियों को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हालांकि इसको लेकर बहुत सारी राजनीति भी इस वक्त दिल्ली में चल रही है। मसलन दिल्ली सरकार एक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन लागू करना चाहती है, जो पिछले साल भी उन्होंने
लाया गुत्या, और इसको लेकर जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने फाइल को वापस कर लिया। फिर से जो आम आदमी पार्टी है और दिल्ली सरकार है उन्होंने एक प्रपोजल दोबारा से भेजा है, लेकिन उसको लेकर खींचतान जारी है। और दूसरी तरफ आज जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हैं उन्होंने बीजेपी के एक निर्माणाधीन जो कार्यालय है वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया और उस पर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के जो नियम है उसका उल्लंघन करने के लिए 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया। तो कुल मिलाकर दिल्ली प्रदूषित हो रही है। इस वक्त जो पार्टियां हैं वो यहाँ पे राजनीति कर रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी तरफ से जो फोरकास्ट किया गया है कि लोगों को अभी और ज़्यादा प्रदूषित हवा में यहाँ का सामना करना पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे मार्केट अपडेट की। बाजार 7 महीने के शिखर पर पहुंच गया है और आज सेंसेक्स 450 पॉइंट चढ़कर 61,121 पर बंद हुआ। वही निफ्टी ने 133 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दी, वो भी 18,100 के ऊपर। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में तेजी रही। मार्केट में क्या अपडेट रहा आज का, बताने के लिए सुमित है हमारे साथ। सुमित, पहले तो बताइए आज के सेशन की हाइलाइट्स। देखिए, आज लगातार जो मार्केट में तेजी का सिलसिला था जो पिछले हफ्ते से कैरी फॉरवर्ड है वो भी अभी भी जारी है और इंडेक्स 18,200 के इर्द गिर्द पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। फ्रंट लाइन इंडेक्स में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन लास्ट तक आते आते करीब 1% की तेजी के साथ इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में मूव था, इसके अलावा आज फाइनेंशियल्स में मूव थे, साथ ही साथ आज पूरा फार्मा और आईटी जहां पर कुछ हद तक सिलेक्टिव बाइंग बनते हुए दिखाई पड़ रही थी, एक अच्छा मूव वहां पर भी था। और ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक या फाइनेंशियल्स जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंचते दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी का सिलसिला जो मार्केट ने गैदर किया हुआ है वो अभी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और अगर स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स देखें तो कहां रहे आज? देखिए, सबसे पहले तो अदानी इंटरप्राइजेज आज इंडेक्स का टॉप गेनर रहा, करीब 7% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा डीवी स्लैब रफली 6.5% की तेजी यहां, एनटीपीसी 5% ऊपर और पावर ग्रिड करीब 3% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में नंबर्स के बाद मारुति आइशर दोनों में ही प्रेशर था। एक्सिस बैंक प्रॉफिट टेकिंग और अपोलो हॉस्पिटल मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ। मिड कैप गेनर्स में हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, एबर्ट और एबीबी कुछ ऐसे नाम जहां पर 1 से लेकर 4% तक का मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप लूजर्स में एमआरएफ, लेंडे, टाटा एलेक्सी और एस्कॉर्ट्स। टाटा एलेक्सी यहां पे लगातार प्रेशर और एस्कॉर्ट्स करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां रही, हालांकि एमआरएफ मोर लेस फ्लैटिश टोन पे जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफ&ओ गेनर्स में आज रहा हनीवेल ऑटोमेशन, पेज इंडस्ट्रीज, एबर्ट और अदानी इंटरप्राइज जहां पर एक अच्छी तेजी रही। और वहीं अगर एफ&ओ लूजर्स की बात करें तो श्री सीमेंट, मारुति और आइशर कुछ ऐसे नाम जहां पर कुछ प्रेशर था। फार्मा में अबर्ट, डिविस, डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे और एक अच्छी तेजी आज पूरे स्पेस में एटलीस्ट फार्मा की तरफ से प्रोवाइड होते हुए दिखाई पड़ी। ओके, चलिए, तो ये है पूरा मार्केट का अपडेट। शुक्रिया सुमित ही डिटेल्स बताने के लिए। तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी तो दिखी थी मिड मार्केट आज में, लेकिन फाइनली एक बेहतर क्लोजिंग होते हुए दिखाई दी और लगातार चौथा सेशन जब बाजार तेजी के साथ बंद हुआ है। हालांकि आज के सत्र में ऑटो स्टॉक्स थोड़े से मिक्स दिखे, थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दिया आइशर मोटर, मारुति जैसे स्टॉक्स में, क्योंकि आज अक्टूबर महीने के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो सामने आए और जो ग्रोथ रही है वॉल्यूम फ्रंट पर ऑटो कंपनीज की वो काफी मिली जुली रही है, क्योंकि मारुति, अशोक लीलैंड यहाँ आंकड़े अनुमान से कम आए हैं। वहीं बजाज ऑटो की बिक्री घटी है लेकिन एस्टीमेट से ज्यादा है। यतिन हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। यतिन, बताइए कैसे रहे अक्टूबर के ऑटो सेल्स नंबर्स? देखिए, अक्टूबर महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर्स हैं अनुमान के आसपास ही रहे। इनफैक्ट कहूंगा कि जो ऑटो सेल्स के आंकड़े हैं वो थोड़े बहुत मिक्स्ड रहे। शुरू करते हैं मारुति सुजुकी के साथ, जिन्होंने लगभग 1.67 लाख यूनिट्स बेचे हैं। लगभग ये 21% की साल दर साल बेसिस पे ग्रोथ होती है। हालांकि अनुमान लगभग 1,70,000 गाड़ियों का था, तो थोड़ी बहुत सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज और मांग में थोड़ी बहुत हल्की पुल्की डिक्लाइन की वजह से आपको ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे काफी सारे नाम आपको दिखेंगे, जैसे कि आइशर मोटर्स, इनके जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के आंकड़े हैं यहाँ आपको लगभग 4% की ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स थोड़े बहुत फीके रहे हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड की बात करते हैं, बजाज ऑटो की बात करते हैं, जहां आपको लगभग बिक्री में 10% की गिरावट दिखेगी। ये ज्यादा करके जो गिरावट है ये एक्सपोर्ट मार्केट्स में कमजोरी की वजह से है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था, अशोक लेलैंड की भी अगर हम बात करें तो 14-15 हजार यूनिट की सेल का अनुमान था। लगभग 14,000 यूनिट्स के आसपास ही अशोक लेलैंड की भी बिक्री के आंकड़े आते हुए आपको नजर आए। ब्रॉडली हम देखें तो जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां अच्छी ग्रोथ आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिखाई पड़ रही थी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारण टाटा मोटर्स के नंबर्स भी बेहतरीन रहे। लगभग 78,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बिक्री की, जो कि लगभग 15-16% की ग्रोथ साल दर साल बेसिस पे दिखाती है। ओके, तो ये हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े जो यतिन ने बताए।
और ये दशक भारत का है और ये कहना है मॉर्गन स्टैनले का। क्या है मॉर्गन स्टैनले की भारत पर पूरी रिपोर्ट, बताएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। दरअसल ये दशक भारत का है और आने वाले 10 सालों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी, ये कहना है मॉर्गन स्टैनले का। और मॉर्गन स्टैनले ने भारत की ग्रोथ पर एक बड़ी रिपोर्ट पेश की है। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं डिटेल्स में बताने के लिए किस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। यतिन बताइए क्या कहा गया है मॉर्गन स्टैनले की इस रिपोर्ट में भारत के बारे में। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं मॉर्गन स्टैनली एक रेप्यूटेड फॉरेन ब्रोकरेज है और इन्होंने अपनी एक इंडिया की स्ट्रैटेजी रिपोर्ट बनाई है। ऑब्वियसली जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, लेकिन अगले 10 सालों में क्या क्या चीजें भारत में हो सकती हैं इसके बारे में विश्लेषण उन्होंने किया है। जो की टेक अवे है पूरी रिपोर्ट का वो ये है कि अगले 10 साल यानी अगला एक दशक भारत का है, क्योंकि अगले 10 सालों में इंडिया को आप नंबर 3 के स्टेज पे पाएंगे। जीडीपी के हिसाब से नंबर 3 इकोनॉमी बनेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या क्या बदलेगा अगले 10 सालों में। सबसे पहले इक्विटी मार्केट कैप जो करीब अभी 3,500 अरब डॉलर के आसपास है, वो 10 अरब डॉलर होने जा रहा है। यानी यहां से इक्विटी मार्केट लगभग 3 गुना बड़े हो जाएंगे अगले 10 सालों में। इसके अलावा अगर हम जीडीपी की बात करें तो लगभग हम 8,000 बिलियन डॉलर्स के आसपास इसको होते हुए देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ जीडीपी ग्रोथ की जबरदस्त तरीके से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम देखें जीडीपी टू एक्सपोर्ट्स, क्योंकि सरकार जो है पीएलआई स्कीम पे काफी फोकस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, तो आपको ये 2-2.25% से जो मैन्युफैक्चरिंग टू जीडीपी का रेशियो है वो 4.5% होता हुआ नजर आएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ समअप किया गया है। ऑब्वियसली इसके 5 स्तंभ क्या होंगे जिसके कारण इतनी बड़ी ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली को लगती है इंडिया पे। सबसे पहले अगर हम देखें डेमोग्राफिक डिजिटलाइजेशन और जो ये डीकार्बनाइजेशन है, यानी जो सरकार की पहल है कि हम कार्बन फुटप्रिंट कम करेंगे, ये आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारी जो ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हैं इसके कारण काफी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। अगले 10 सालों में यानी 2031 तक या 34 तक आपको 750 बिलियन डॉलर्स के आसपास जीडीपी दिखाई देगा, जो बढ़ के आपको काफी बढ़िया तरीके से होता रहेगा। इसके अलावा अगर हम 2031 तक की जीडीपी की बात करें तो 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे और 10 सालों में यानी 2034 तक हम दिखाई देंगे। मतलब टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हमारी होगी यूएस एंड चाइना के बाद। इसके अलावा अगर हम की पॉइंट्स देखें तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि पहले मैंने कहा पीएलआई स्कीम्स जो है उसके कारण हमारी एडवांटेज हो जाएगी, तो एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी बढ़िया तरीके से बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा लेबर लॉ के रिफॉर्म्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का ध्यान है, इसके कारण भी आपको एक जीडीपी में बड़ा फिलिप मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जो ब्रॉडली थीसिस है वो ये है कि अगले 10 साल भारत के हैं और अगले 10 सालों में लगभग इक्विटी मार्केट्स यहां से 3 गुना हो जाएंगे। ओके, तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जहां पर भारत पर भरोसा मॉर्गन स्टैनले को अगले 10 सालों के लिए। शुक्रिया यतिन, फाइन प्रिंट्स बताने के लिए इस रिपोर्ट के शुक्रिया। और इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है, तो इसी के साथ आवाज समाचार में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं लगातार CNBC आवाज पर। नमस्कार।